नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिनों में काफ़ी कुछ उथल पुथल होने वाली है। नहीं, सरकार गिरने वाली है ऐसा मैं नहीं कहने जा रहा हूं, क्योंकि बीजेपी सरकार गिराने के हक में नहीं है। उसे लग रहा है कि ये जो हो रहा है ये उसके लिए महाराष्ट्र में एक स्थायित्व का या स्थायी रूप से सत्ता में आने का रास्ता खुल रहा है। तो इसलिए पार्टी जो है बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं है कि ये महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की जो सरकार है 3 पार्टियों की वो चल रही है, जिसके बारे में कहा जाता था कि शायद 6 महीने में गिर जाएगी। लेकिन उसका चलना भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि उसके लिए दीर्घकालिक हित के लिए अच्छा है। लेकिन आज बात उसकी नहीं है। आज बात ये है कि उद्धव ठाकरे बहुत डरे हुए, और डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं? सरकार गिरने वाली है इसलिए नहीं डरे हुए। उनको लग रहा है कि उनके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक रही है, इसलिए डरे हुए हैं। और क्यों मैं ये कह रहा हूँ ये अब आपको बताता हूँ। अभी दशहरा रैली हुई। 1966 से हर साल दशहरे के दिन, विजयदशमी के दिन मुंबई के शिवाजी पार्क में शिवसेना की रैली होती है। उसको जब तक बाल ठाकरे जीवित थे वो संबोधित करते थे, उसके बाद उद्धव ठाकरे करने लगे। लेकिन इस बार चूँकि कोविड का समय था तो उसके प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए शिवाजी पार्क में जो है वो रैली नहीं हुई। रैली हुई षणमुखानंद हॉल में, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए। लेकिन केवल यही एक अंतर नहीं आया, एक और अंतर आया। इससे पहले हर रैली में पहले शिवसेना के जो प्रमुख नेता हैं उनके भाषण होते थे, उसके बाद उद्धव ठाकरे का संबोधन होता था। और ये माना जाता था कि पूरे साल का जो राजनीतिक दृष्टिकोण है पार्टी का, आगे का क्या कार्यक्रम है, उसके बारे में कार्यकर्ताओं को एक निर्देश, एक संदेश मिलेगा जिस पर वो आगे नीचे बातचीत कर सकें, अपनी पार्टी को आगे बढ़ा सकें। इस बार थोड़ा अंतर हुआ। अंतर ये हुआ कि किसी और नेता का भाषण नहीं हुआ। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई गई या प्रेजेंटेशन किया गया, कहें वीडियो प्रेजेंटेशन, जिसमें बताया गया कि पिछले 5 साल में, लगभग 5 साल, 2017 फरवरी में 5 साल हो जाएंगे, मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना ने क्या क्या काम किए। अब आप देखिए, ये कोई पब्लिक रैली नहीं थी जहां लोगों को, आम लोगों को बताना था कि सरकार की उपलब्धि क्या है नगर निगम में। यहाँ बताना था अपने कार्यकर्ताओं को, क्योंकि शिवसेना का अस्तित्व मुंबई पर टिका है। जो मनपा है, मुंबई नगर पालिका, उसमें जब तक सत्ता में शिवसेना है तब तक उसका पैर ज़मीन पर है। वहाँ से वो उखड़ी तो उसके पैर ज़मीन से उखड़ जाएंगे। 2017 के चुनाव में बीजेपी और शिवसेना अलग अलग लड़े। बीजेपी को 82 सीटें मिली, शिवसेना को 84। लेकिन बीजेपी ने सदाशयता दिखाते हुए मौका दिया शिवसेना को अपना मेयर चुनवाने का। बीजेपी ने उसकी कोशिश नहीं की, लेकिन उसके बदले में शिवसेना से कुछ मिला नहीं, गाली के अलावा। 2014 से 2019 तक शिवसेना राज्य में भी सरकार में शामिल रही और उसके अलावा केंद्र में भी शामिल रही। लेकिन शिवसेना का रवैया किसी भी विपक्षी दल से भी ज़्यादा नकारात्मक था। फिर भी बीजेपी की, मैं मानता हूं कि ये रणनीतिक भूल थी जो 2019 का पहले लोकसभा चुनाव फिर विधानसभा चुनाव बीजेपी साथ में लड़ी। उसका नतीजा ये हुआ, चुनाव के परिणाम आने के बाद जो है उद्धव ठाकरे की महत्वाकांक्षा जागी और फिर उन्होंने क्या किया, क्या हुआ, कैसे सरकार बनी, बीजेपी को कैसे विपक्ष में बैठना पड़ा, ये सब आपको पता है। अभी जो समस्या हो रही है वो मैं क्यों कह रहा हूँ कि उनकी ज़मीन खिसक रही है, इस 3 पार्टियों के गठबंधन में एनसीपी और कांग्रेस, दोनों को किसी भी लिहाज से आप हिंदुत्ववादी पार्टी तो नहीं कह सकते। शिवसेना उस खेमे में शामिल हो गई है जो हिंदुत्ववादियों की विरोधी पार्टियां, जो हिंदुओं का विरोध करने के लिए किसी हद तक जाने को तैयार है। ऐसी पार्टियों के साथ उन्होंने गठबंधन किया। अब धीरे धीरे महाराष्ट्र में ये लोगों के मन में बात बैठ रही है कि शिवसेना हिंदुत्ववादी पार्टी नहीं रही। मुंबई में स्थानीय निकाय में शिवसेना जो राजनीति करती रही, पूरे प्रदेश के स्तर पर भी वो मराठी और गैर मराठी की राजनीति करती रही है।
उसके अलावा दूसरा मुद्दा उसका हिंदुत्व का था। इन दो मुद्दों के अलावा उसके पास कोई बड़ा मुद्दा होता नहीं था। तो मराठी और गैर मराठी की जो राजनीति करते थे वो उनका संतुलन बन जाता था, क्योंकि बीजेपी गैर मराठियों और ख़ास तौर से मुंबई की बात करें तो उत्तर भारतीयों का समर्थन हासिल करने में कामयाब होती थी। शिवसेना मराठियों का समर्थन हासिल करती थी, दोनों मिलकर जो है सत्ता में शामिल होते थे, भागीदारी करते थे। बीजेपी से अब अलग होने के बाद शिवसेना के लिए उत्तर भारतीयों को साधना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि शिवसेना की जो छवि है वो उत्तर भारतीय विरोधी है। उत्तर भारतीयों को प्रदेश से भगा दिया जाए, मुंबई से भगा दिया जाए, उनके साथ मारपीट हो, ये सब कुछ कर चुकी है, दशकों से शिवसेना कर चुकी है। और बीजेपी हमेशा इस मुद्दे पर डिफेंसिव रहती थी कि आखिर वो शिवसेना के साथ क्यों है। तो ये इसका जवाब बीजेपी के पास होता नहीं था। वो लिपापोती करने की कोशिश होती थी, लेकिन अब उसकी बीजेपी को ज़रूरत नहीं रह गई। दूसरा, शिवसेना का की जो ताकत है वो कोंकण इलाके में, जैसा मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि नारायण राणे के आने के बाद, बीजेपी में शामिल होने और अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में आने के बाद शिवसेना के लिए भारी मुश्किल पैदा हो गई। तो शिवसेना के लिए अब कई तरह की दिक्कतें हैं। देखिए, एक हिंदुत्व के मसले पर वो डिफेंसिव हो गई। तो अब उद्धव ठाकरे क्या कह रहे हैं, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में हिंदुत्व को ख़त्म करने में लगी है। अब बताइए, जो कांग्रेस पार्टी के साथ है, गठबंधन में सरकार चला रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व विरोधी बताने की कोशिश कर रहा है। किसके गले के नीचे उतरेगा? कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या नहीं किया भाई। भगवा आतंकवाद का मुद्दा तो कांग्रेस का ही बनाया हुआ है, एनसीपी समर्थन में थी। उन पार्टियों के साथ आप सरकार में हैं, सत्ता में हैं, और बीजेपी को कह रहे हैं कि ये हिंदुत्व विरोधी पार्टी है। तो एक समस्या तो उनकी ये है, और ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि उनके जो दो प्लैंक थे, जो दो ताकत थी, जो मुद्दों की ताकत थी जिन पर समर्थन मिलता था, एक हिंदुत्व का मुद्दा और दूसरा जो है मराठी बनाम गैर मराठी की राजनीति का जो लाभ उठाते थे, दोनों खतरे में हैं। एक तरफ उत्तर भारतीयों का जो सपोर्ट बीजेपी के जरिए वो ले लेते थे, वो चला गया। फिर अब कोंकण के इलाके में, क्योंकि कोंकण से बहुत बड़ी संख्या में मुंबई आकर लोग नौकरी करते हैं, बसे हैं यहाँ और आते जाते भी रहते हैं, संपर्क है कोंकण से उनका। तो कोंकण में तो जब महाराष्ट्र में पूरे विधानसभा का चुनाव होगा तब आएगी कोंकण की बात, अभी तो मुंबई की बात है। मुंबई जो है ब्रेड बटर है शिवसेना का, यहीं से उसकी पार्टी को चलाने का सारा पैसा आता है। मुंबई महानगर पालिका का बजट जो है वो कई छोटे राज्यों के बजट से ज़्यादा है। तो इसलिए विजयदशमी पर इससे पहले जो ट्रेडिशन रहा है कि पूरे महाराष्ट्र की राजनीति और देश की राजनीति पर शिवसेना प्रमुख बात करते थे, वो नीचे उतरकर बीएमसी के चुनाव पर आ गए। तो उन्होंने जो चुनाव की बात की, जो प्रेजेंटेशन हुआ और चुनाव जीतने की बात की, और उन याद दिलाने लगे कि 93 में जब दंगा हुआ था तब मेरे पिता थे, बाल ठाकरे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने बचाया, वो सामने निकल कर आए। सवाल ये है कि दंगा किसने कराया था? जिन पार्टियों ने दंगा कराने वालों का समर्थन किया था वो आपके साथ क्यों हैं? ये मुश्किल सवाल आने वाले दिनों में इसका जवाब उद्धव ठाकरे को देना पड़ेगा। ये बात वो समझ रहे हैं, इसलिए वो डरे हुए हैं। उनको पता है कि मुंबई में अगर उनका पांव उखड़ा तो फिर ये सरकार भी खतरे में पड़ जाएगी, फिर शिवसेना में भगदड़ मच सकती है। बीजेपी अभी शिवसेना को तोड़ना नहीं चाहती, वो चाहती है कि टूटे तो अपने आप टूटे। बीजेपी की कोशिश से, खरीद फरोख्त से, उससे शिवसेना टूटे, ये बीजेपी नहीं चाहती। और कब टूटती है पार्टी? कोई भी पार्टी, शिवसेना की ही बात नहीं है, जब उसके सर्वोच्च नेता की वोट दिलाने की क्षमता घटने लगती है। कांग्रेस का हाल देख लीजिए क्या हो रहा है। वहाँ से लोग छोड़कर इसीलिए तो जा रहे हैं कि जिन पर भरोसा था, जिन पर ये यकीन था, विश्वास था कि ये वोट दिलाने की क्षमता रखते हैं, वोट दिलाएंगे, विधानसभा में भेजेंगे हमको, लोकसभा में भेजेंगे, उसकी ताकत पर विधानसभा की राज्यसभा में भेजने की क्षमता होगी, वो सब घटती जा रही है, लगातार कम होती जा रही है।
मनपा हारते ही, मुंबई में हारते ही स्थानीय निकाय का चुनाव शिवसेना के बारे में ये बात तय हो जाएगी कि बीजेपी से अलग होकर शिवसेना ने जो है अपना आत्मघात का रास्ता चुना। लेकिन वो चुनाव नतीजे आने के बाद होगा। अभी जो स्थिति है उसमें बीजेपी के पास पूरा विपक्ष का जो भी स्थान है वो सब बीजेपी के पास है, और बीजेपी ने अपने कैडर को ये आश्वस्त कर दिया, बल्कि ये निर्देश दे दिया है कि अब शिवसेना से कोई अलायंस नहीं होगा, अपनी ताकत पर पार्टी को खड़ा करना है। और बीजेपी में भी एक क्षमता है, 2014 में विधानसभा चुनाव अकेले लड़े थे, तब 122 सीटें जीते थे, सिर्फ 23 सीटें कम थी स्पष्ट बहुमत से। गलती की 2019 में अलायंस में लड़े, लगभग 100 सीटें कम लड़े, और उसका नतीजा ये हुआ कि 17 सीटें कम हो गई। तो अगर अलग लड़े होते तो शायद आज सरकार होती, लेकिन मगर वो बात छोड़ दीजिए, क्या होता तो क्या होता। अभी स्थिति ये है कि शिवसेना को समझ में नहीं आ रहा है कि अपने अलायंस पार्टनर्स को कैसे समझाए कि हमको हिंदुत्व की राजनीति पर फिर से, उस एजेंडे पर, उस मुद्दे पर फिर से लौटना पड़ेगा। और उस मुद्दे पर जो है एनसीपी हो चाहे कांग्रेस, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और उनकी संगत में शिवसेना अगर ये बात करेगी, उद्धव ठाकरे ये बात कहेंगे, बीजेपी पर इस आधार पर हमला करेंगे कि ये पार्टी हिंदुत्व विरोधी है, तो उसको कोई मानने वाला तो है नहीं। तो इसलिए उद्धव ठाकरे डरे हुए हैं। उनको लग रहा है कि अगर मुंबई में हारे तो पैर नहीं उखड़ेंगे, सिर्फ पूरी पार्टी के अस्तित्व पे सवाल आ जाएगा। राजनीतिक अस्तित्व की बात कर रहा हूँ, और ख़ास तौर से चुनावी और विधायी अस्तित्व की बात कर रहा हूँ। कोई पार्टी भारतीय राजनीति में इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होती है, तो शिवसेना ख़त्म हो जाएगी ऐसा मेरा बिल्कुल नहीं कहना है। लेकिन शिवसेना की ताकत, जो उसका मतलब जो कहते हैं ना, राजा की जान किस तोते में है, तो शिवसेना रूपी राजा की जान जो है वो मुंबई महानगर पालिका के तोते में है। उसकी गर्दन अगर दब गई तो शिवसेना के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है। और बीजेपी ये जानती है, बीजेपी पूरी ताकत लगाने वाली है कि किसी भी तरह शिवसेना को यहाँ से हराना है। और जब आदमी डरा हुआ होता है ना, तो वो ऐसी बातें करता है जो तार्किक नहीं नज़र आती। अब आप देखिए, बीजेपी पर हमला कर रहे हैं हिंदुत्व के मुद्दे पर, और अपने भाषण में क्या कहा? भाषण में कहा कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अपना कर्तव्य निभाया। क्या कर्तव्य निभाया? हिंदुओं पर अत्याचार किया, हिंसा की उनके खिलाफ, उनका विरोध किया। उस ममता बनर्जी को अब वो कह रहे हैं मुंबई के लोगों से कि क्या आप बंगाल जैसी ममता बनर्जी ने जो किया था उस तरह की लड़ाई की तैयारी में हैं? तो सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे दरअसल किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। या तो वो जिस सेकुलर खेमे में है उसकी राजनीति कर सकते हैं, या तो हिंदुत्व की राजनीति कर सकते हैं। दोनों एक साथ कैसे साध सकते हैं? ममता बनर्जी का उदाहरण देकर वो दरअसल हिंदुओं को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं, हिंदुओं को अपने से दूर करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आदमी जब डरा हुआ होता है ना, तो वो आए बाएं शायद कुछ भी बोलता है, कुछ भी हवा में हाथ पैर मारता है। उसी तरह की स्थिति होती जा रही है उद्धव ठाकरे की। तो ये उनका जो डर है, उनको पता है कि ये सच साबित हो सकता है। मुंबई से शिवसेना के पैर उखड़ सकते हैं, और इतने लंबे समय बाद अगर शिवसेना मुंबई से उखड़ जाती है तो प्रदेश के बाकी हिस्सों में उसके लिए खड़े रहना, उसके लिए सरवाइव करना राजनीतिक रूप से बहुत कठिन होगा। तो मुंबई गया तो महाराष्ट्र गया, महाराष्ट्र गया तो ये सरकार गई, ये सरकार गई तो आय के सारे साधन गए, आय के सारे साधन गए तो पार्टी चलाना कठिन हुआ, पार्टी चलाना कठिन हुआ तो पार्टी को एक बनाकर रखना कठिन होगा। ये डर है, और ये डर आभासी नहीं है, वास्तविक है। उद्धव ठाकरे को दिखाई दे रहा है कि उनका भविष्य क्या है, किस ओर जा रहा है। तो मुख्यमंत्री बनने के लिए तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। उस समय तो जो है अपने घोर विरोधी, जिनका जीवन भर शिवसेना ने विरोध किया, जिन राजनीतिक शक्तियों का, उनके साथ खड़े हो गए। मुख्यमंत्री पद तो मिल गया। अब उसके बाद क्या?
अगर ये उन्होंने मान लिया था कि बस एक बार मुख्यमंत्री बन जाऊं, उसके बाद फिर कुछ राजनीति से मुझे मतलब नहीं है, तब तो वो निश्चित रूप से बहुत सफल रहे। मुख्यमंत्री तो बन ही गए और नवंबर 2019 से मुख्यमंत्री हैं, तो 2 साल होने जा रहे हैं। तो ये महाराष्ट्र जैसे राज्य का 2 साल मुख्यमंत्री रह लिए तो बहुत बड़ी बात है, और बिना मैंडेट के रह लिए, जो मैंडेट मिला था उसका विरोध करके हुए। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे की हालत बड़ी पतली है। उनका ये डर उनसे और गलतियां करवाएगा, और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि उनके साथी भी उनका उस तरह से साथ नहीं देंगे, कम से कम अंदर खाने। एनसीपी या कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि शिवसेना और मजबूत हो, शिवसेना और ताकतवर हो, शिवसेना कमज़ोर हो, ये एनसीपी और कांग्रेस दोनों की इच्छा होगी। और उद्धव ठाकरे जितना कमज़ोर होंगे उतना ही शरद पवार के कब्जे में रहेंगे। ये शरद पवार को अच्छी तरह से मालूम है। तो शरद पवार कभी नहीं चाहेंगे कि उद्धव ठाकरे की ताकत बढ़े। वो चाहेंगे कि इतने ही ताकतवर रहें जितना होने पर वो उनके काम आ सकें, उससे ज़्यादा नहीं। वो ये भी नहीं चाहेंगे कि ख़त्म हो जाए और ये सरकार चली जाए। तो ये संतुलन साधना बड़ा कठिन होता है। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये महाराष्ट्र विकास अघाड़ी जो है, इसकी सरकार में अंदर का खेल शुरू होगा, और उसका पूरा स्वरूप आपको दिखाई देगा फरवरी मार्च में जो चुनाव होने वाले हैं स्थानीय निकाय के मुंबई में, उसके बाद। तो तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।